तो उपचुनाव से पहले मायावती ने एक बुकलेट जारी की जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया। सपा बसपा के बीच में जो गठबंधन टूटा था वो भी मायावती ने बताया। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेज की बुकलेट छपवाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई। यह बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। इसके साथ ही साथ सपा के साथ गठबंधन टूटने की वजह का खुलासा किया गया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को खास सफलता नहीं मिली थी। सपा को महज 5 सीटें मिली थी तो बसपा को 10 सीटों पर कामयाबी मिली थी। बहरहाल इन तमाम मायावती के आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें तो इससे सियासी पारा जरूर हाई हो चला है और अब ये आरोप इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब आपको कुछ हम ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो पूरा लेखा जोखा आपको समझाते हैं कौन सी सीट पर चुनाव होने हैं। स्पेशल रिपोर्ट के स्पेशल सवालों पर भी एक नजर डालेंगे। स्पेशल रिपोर्ट का पहला स्पेशल सवाल यह होगा कि मायावती के आरोपों की अगर हम बात करते हैं, मायावती के उन तमाम आरोपों की, तो उससे किसका फायदा होगा। अब वो सीटें भी आप समझ लीजिए कौन कौन सी वो सीटें। देखिए, मिल्कीपुर सीट की बात करें तो सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद जो है सांसद बन गए अयोध्या के, उन्होंने सीट छोड़ दी। अनूप वाल्मीकि, इन्होंने खैर सीट छोड़ी थी सांसद बनने के बाद। सांसद बनने के बाद लालजी वर्मा ने जो सीट छोड़ी, कटेहरी सीट इन्होंने छोड़ी थी। जियाउर रहमान वर्क ने कुंदरकी की सीट छोड़ी थी सांसद बनने के बाद। अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर की सीट छोड़ी थी सांसद बनने के बाद। ये वो सीटें हैं जो इनके सीट छोड़ने के बाद खाली हुई है। सांसद बनने पर चंदन चौहान ने मीरापुर सीट छोड़ी। सांसद बनने पर प्रवीण पटेल ने फूलपुर सीट छोड़ी। ये वो तमाम सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। सांसद बनने पर विनोद कुमार बिंद ने मझुआ सीट छोड़ी थी। इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसा मऊ सीट भी खाली हुई है और अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी थी। ये पूरा लेखा जोखा था कि किस सीट पर चुनाव होने हैं। अब हम कुछ स्पेशल रिपोर्ट के स्पेशल सवालों पर भी नजर डालेंगे। पहला सवाल होगा, मायावती के आरोपों में आखिर कितना दम है। यह सबसे अहम सवाल है कि मायावती के आरोपों में आखिर कितना दम। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछता है कि क्या स्वाभिमान के लिए मायावती ने गठबंधन तोड़ा था। जो बात उन्होंने कही है उसी को लेकर सवाल। इसके बाद अगले सवाल की ओर नजर डालते हैं कि अखिलेश ने आखिर क्यों नहीं उठाया था माया का फोन, यानी मायावती का फोन क्यों नहीं उठाया था। यह भी तो आरोप लगे हैं ना अखिलेश यादव पर। और अगला सवाल कहता है कि क्या वोट बैंक के लिए मायावती ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि एक बड़ा दलित वोट बैंक बसपा जैसे अपना मानकर चलती है। हालांकि चुनावी रिजल्ट में फिर बहुत सारे बातें भी खड़ी होती हैं कि अगर वो इतना बड़ा वोट बैंक था तो 2024 के चुनाव में बसपा से वो वोट बैंक इतना दूर क्यों रहा और क्यों बसपा का परफॉर्मेंस हर बार की तरह सबसे खराब 2024 में क्यों देखने को मिला। बसपा अपने उन आंकड़ों पर क्यों नहीं पहुंच पाई तो 2019 में गई थी। खैर, आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में हमारे जो सवाल जवाब होंगे वो इन्हीं प्रमुख बिंदुओं को लेकर होंगे, जिसमें से सबसे प्रमुख बात यह है कि सपा के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर जो बसपा सुप्रीमो ने सबसे प्रमुख बात उठाई है वो ये है कि अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद बसपा कार्यकर्ताओं के फोन उठाना, बसपा कुछ बड़े नेताओं का भी उसमें जिक्र है कि बड़े नेताओं के फोन उठाना बंद कर दिए थे अखिलेश यादव ने। 2019 की अगर हम बात करें तो गठबंधन के बावजूद जिस प्रकार से बसपा को जहां 10 सीटें मिलती हैं तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी।
दरार के और भी कई बहुत सारे कारण थे, लेकिन अभी जो खुलासा इस बुकलेट के जरिए हुआ है, और ये तकरीबन 50 पेज से ज्यादा की ये बुकलेट है, जिसे बसपा कार्यकर्ताओं और बसपा की विचारधारा को समर्थन देने वाले लोगों के लिए जारी किया गया है, और बसपा की रीति नीति भी उसमें सब समझाई गई है। उपचुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा खुलासा आखिर किस ओर इशारा करता है, और इसका नफा नुकसान किसको होगा, ये भी एक बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ ये भी समझने वाली बात होगी कि बसपा का घटता जनाधार, क्या इस तरह के खुलासे से बसपा अपने आप को कमबैक के लिए तैयार कर पाएगी। फिलहाल बुआ भतीजे में दरार का ये खुलासा बुआ द्वारा यानी कि बसपा सुप्रीमो द्वारा हुआ है, वो भी बसपा द्वारा जारी हुई इस बुकलेट के जरिए। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस हुआ था, उसमें 2014 की अगर हम बात करते तो 2014 में बिना अलायंस के जब ये मैदान में थे तो बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन 2019 में बुआ भतीजा अलायंस, बसपा सपा का अलायंस होते ही बसपा को जरूर एक बड़ा फायदा उसका मिला था। बसपा को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। अलग अलग तरह की बयानबाजी भी शामिल हुई थी। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। प्रोफेसर भुवन भास्कर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और अनुराग यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं जोशी साहब आपसे। ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं इस बुकलेट के जरिए जो जारी किए गए हैं, आप भी कुछ दिनों में उसको पढ़ पाएंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव जी ने फोन उठाना बंद कर दिए थे? ये बात लिखी गई है। देखिए, राजनीति में परिणाम सारी कहानी बता देते हैं। मुझे याद आता है बहुजन समाज पार्टी 2014 में जी जी एक भी उनका सदस्य नहीं था। समाजवादियों के साथ आने से 2019 में उनके सदस्यों की संख्या सीधे 10 हो जाती है, और 2024 में जैसे ही समाजवादियों का साथ उनसे जाता है, उनकी जो सीट है फिर वही 2014 की पुनरावृत्ति हो जाती है। 2024 में बसपा 0 होती है, और विधानसभा में भी उनकी क्या स्थिति है वो भी विशेष छुपी नहीं, एकमात्र विधायक उनका है, और वो भी पार्टी के दम पे है या अपने दम पर है, ये भी पूरे प्रदेश को पता है। तो आज जो बसपा क्या आरोप लगाने का हस्त्र है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी चूंकि इस देश के सबसे बड़े दिल के नेता हैं, और अभी कोई प्रकरण हुआ था तब भी उन्होंने कहना काम करा था कि मैं आदरणीय बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और माननीय बहन जी ने भी ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से उनको धन्यवाद करा था जब उन्होंने उनके सम्मान पे बात आई थी। ये हाल फिलहाल की घटना। तो आज आरोप लगा लें, प्रत्यारोप लगा लें, आप अपनी पार्टी को कैसे चलाएंगे, ये तो बसपा का मामला है, इसमें तो हमें जाना नहीं है, बसपा चले ना चले उनका विषय है। लेकिन तौर पे समाजवादी जोशी जी, ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएस से भी सतर्क रहिए, ये भी निर्देश बसपा द्वारा दिए गए अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, उनके पूरे देश और प्रदेश को पता चल चुका है, उनके दिशा निर्देशन कहाँ से आते हैं ये भी पूरे प्रदेश और देश को पता है। वो कम भाषा बोलती हैं, किसके इशारे पे काम करती है, कोई छुपा विषय नहीं रह गया प्रदेश और देश पे। लेकिन हम जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी, तो इस बात को खारिज करते हैं आप लोग कि ये जो फोन वाली बात की गई है इसमें ज्यादा दम नहीं है? देखिए, राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे लीडर हैं जो हम जैसे साधारण कार्यकर्ता जी सबका सम्मान कराना। चलिए, आप कह रहे हैं सबका सम्मान करते हैं अखिलेश जी, हम रुक करते हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, वैसे तो ये मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन एक रिएक्शन मैं चाहूंगा मायावती जी की पार्टी की ओर से। ये जो बड़ा खुलासा हुआ है उस गठबंधन के टूटने को लेकर, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए विवेक जी, जब कोई चीज
प्रत्यक्ष में बोली गई है भाई, उसमें प्रमाणित करने की ज्यादा बात बचती कहाँ है। और बहन जी ने जिस तरह कहा है, अब ये आपको सारी चीज उन्होंने बुकलेट के माध्यम से, देखिए बड़ी बात यह है कि उन्होंने लिखित में कहा। ये मौखिक बात जो पलटी जा सकती है, ये बहुत बड़ी बात है और ये विचारणीय बात है कि आज की ये, हमने भी एक बार जब कहीं डिबेट्स में ऐसा मौका होता था तो हम कहते थे कि भाई आरक्षण जो ये गलत दलितों का छीन लिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा था, मैं कई बार डिबेट्स में ये भी बात रही थी, जब चुनाव हुआ था तो इसकी समीक्षा के दौरान मैंने ये बात रखी थी कि ये चीज एक आध बार हो जाती है कि लोगों को जो पहला फुसला दिया जाए, लेकिन आज ये प्रत्यक्ष हो गया। अब इसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस तरह से बहन जी ने अपनी बात रखी है, वो भी एक एक चीज क्लियर की है और ये भी चीज क्लियर होगी। देखिए ये चीज बीच में निकल कर हमारे मुंह से लगती है तो लोग कहते हैं कि इसमें राजनीति होती है, विपक्ष को ये सहन नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने खुद कहा कि मुझे गेस्ट हाउस वाला जो कांड है उसको लेकर, या दलित समाज की जब बात है, सपा की सरकार में जिस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न होता था, आज भारतीय जनता पार्टी में यही तो बदलाव देखने को मिला है। अंत्योदय की पंक्ति में देखिए पीडीए क्या है, पीडीए में हम और अंत्योदय में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें हर वर्ग का गरीब खड़ा। भाई चौथी पंक्ति में किसी भी अग्रिम, आप भी कह रहे हैं अग्रिम, हम भी कह रहे हैं, पिछड़ी और एससी एसटी की तो बात है ही, लेकिन आप जो है कान को हम सीधा पकड़ रहे हैं, आप घुमा कर पकड़ रहे हैं, हमारी ही बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब व्यक्ति, जिसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में करती है, जिसमें बड़ी संख्या में दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी आता है। दो हिस्सा आपके मैंने बड़ा बता दिया, इसमें ओबीसी का बड़ा हिस्सा आता है। और अग्रिम के जब बात आती है कि अग्रिम समाज की, अब ये घटना उत्तर प्रदेश में आपने देखी थी कि किस तरह एक एनकाउंटर पर अखिलेश जी ने जाति को लेकर जिस तरह से वो आपक हो गए, ये एक बड़े नेता के लिए बात होती नहीं है। आप जाति विशेष की बात नहीं कर सकते। आप यादव नहीं, सब पूरे प्रदेश में सब समाज के आप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व में, तो आप पे सबकी विश्वास है, ट्रस्ट है। और जिस तरीके से आपने कहा भाई जिनके साथ घटना हुई है वो प्रमाण हो चुका है ना, जब भी तो ये एनकाउंटर हुआ, सारी चीजें उसकी जांच आप मांग सकते, वो होगी है। लेकिन यादव करने से कोई काम नहीं चलता। ये अच्छी बात नहीं है कि एमवाई का समीकरण आपका चला बहुत दिनों तक, लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है उसको, वो नहीं चलने वाला। चलिए मैं पीडीए को लेकर एक और सवाल आपसे पूछूंगा। अब अनुराग जी का रुख करते हैं। अनुराग जी, सीधी बात यह है कि ये जो बुकलेट में जो चंद लाइनें छपी हुई हैं जिस पर ये चर्चा हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या संदेश है इस तरह की लाइनों को उजागर करना, खुलासे को सामने लाना? जी अनुराग जी। हाँ देखिए, ये जो जिस तरीके से मायावती जी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने मेरा फोन नहीं उठाया, गठबंधन इस वजह से मुझे तोड़ना पड़ा, हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि एक्चुअली मायावती जी का आज के समय पर किस टाइम को लेकर और किस कारण से वो ये कह रही हैं, इसको समझना होगा। अब अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति रही, वो अब तक की सबसे खराब स्थिति में बहुजन समाज पार्टी पहुंची। लोकसभा चुनाव में ज्यादातर उसके कैंडिडेट तीसरे या चौथे नंबर पर रहे, कोई भी कैंडिडेट दूसरे स्थान पर भी नहीं आ पाया और सबसे कम वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का रहा। जो उसका मूल वोटर था वो भी उससे छिटक गया। और अगर बहुजन समाज पार्टी के आप पूरे स्वरूप को समझें तो उसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है, जहां पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है और सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में बनी है। तो अब अगर मायावती जी को अपना वोट बैंक वापस लाना है, और वो वोट बैंक किसका किधर, वो वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की ओर गया और कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ गया, जिसके कारण ये दोनों गठबंधन ने बहुत अच्छी सफलता उत्तर प्रदेश में प्राप्त की। अब मायावती जी को चूंकि अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लाना है, तो उन्हें ये दिखाना होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से दलित नेताओं का अपमान करते हैं, किस तरीके से वो दलित हितों के खिलाफ हैं, पिछड़ों के हितों के खिलाफ हैं। इस तरीके का प्रचार करके ही वो अपने वोट बैंक को वापस लाने की रणनीति बना रही हैं। और इसी के लिए ये जो 59
पेज की बुकलेट छपी है जी। उसका मुख्य कारण यही है। अगर इसको और डिटेल में आप देखेंगे तो इसमें गेस्ट हाउस कांड से लेकर काशीराम जी क्या बाबा साहब अंबेडकर ने जब शुरुआत की और किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित किया, काशीराम जी ने क्यों ये आंदोलन चलाया, और उसके बाद गेस्ट हाउस कांड और फिर अखिलेश यादव का फोन ना उठाना, इसको अगर क्रमवार आप देखिए तो सीधी सीधी उनकी रणनीति समझ में आती है कि वो पहले दलितों और पिछड़ों के मन में ये स्थापित करना चाहते हैं कि कांग्रेस, ये समझा जाए कि ये पूरी सहानुभूति लेने की एक बड़ी कवायद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सहानुभूति लेने का ही तरीका है और अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस अपने साथ जोड़ने की एक कवायद है। जी जी, जोशी साहब का रुख करते हैं। जोशी साहब, जैसे आप कह रहे थे कि एक बड़ा एडवांटेज 2019 में बसपा को मिला और उन्होंने शून्य के आंकड़े को फिर से 10 तक पहुंचाया, और लेकिन 2024 में अब तक का सबसे बसपा का खराब प्रदर्शन, वो शून्य पर फिर से आ गए। सवाल केवल ये खड़ा हो रहा है कि अगर अखिलेश जी फोन नहीं उठा रहे थे, जो ये खुलासा हो रहा है, तो इस बात का पैचअप भी हो सकता था, लेकिन फिर एकदम इतने साल के बाद इस बात का खुलासा इस तरह से होना, ये थोड़ा सा आप लोग ही बता सकते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। खैर, जोशी साहब प्लीज। देखिए, अभी हमारे जो विश्लेषक साहब बैठे हैं, उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। हाँ, मेरे बताने लायक कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी व्याख्या कि वो सारा गागर में सागर। अच्छा ठीक है, मैं लौटू